बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू पब्लिक पल्स। मैं हूं नम्रा तारिक। नाज़रीन, वो मुलाकात जिसका इंतजार मुझे, आपको, हम सबको था, फाइनली बिल आखिर तहरीक इंसाफ की मुशावरती कमेटी की 10 रोज के बाद ये मुलाकात आज इमरान खान से हो चुकी है। मुलाकात में जो अहम किरदार है वो स्पीकर कौमी असम्बली ने अदा किया। गुज़िश्ता रोज असद कैसर और उमर अयूब की जानिब से ये बताया जा रहा है कि स्पीकर साहब से टेलीफोनिक राबिता हुआ और उन्होंने यही दरख्वास्त की थी कि हमारी मुलाकात करवाई जाए। अब नाज़रीन, मुलाकात के बाद ये उम्मीद की जा रही है कि मुज़ाकराती कमेटी की तीसरी बैठक भी मंगल तक जो कि मुतवक्के है वो हो जाएगी, उसका इम्कान अब जाहिर किया जा रहा है। अब आज की मुलाकात का कुछ अहवाल वो ये कि अली अमीन गंडापुर ने अलहदा से पहले इमरान खान से 1-on-1 मुलाकात की, फिर उसके बाद जो मुज़ाकराती कमेटी के अरकान हैं उनकी भी मुलाकात हुई। अब फिर मुलाकात के बाद साहबजादा हामिद रजा जब बाहर आए तो उनका ये कहना है कि हमारा मुतालबा है जुडिशल कमीशन का। उसमें जो नई बात वो ये कि उन्होंने कहा ऐसे जजेस की सरबराही में बनाया जाए जुडिशल कमीशन जिस पर सबको एतमाद हो। और फिर दूसरी बात जो उन्होंने कही वो ये कि अगर 31 जनवरी तक जुडिशल कमीशन नहीं बनाया जाता तो हम मुज़ाकरात ख़त्म कर देंगे, मुज़ाकरात ख़त्म कर दिए जाएंगे। सो ये सूरत हाल है जी आज की। इस पे बात करते हैं। फर्स्ट सेगमेंट में हमें ज्वाइन करेंगे आमिना शेख साहिबा, साथ ही हमें ज्वाइन करें बैरिस्टर साद रसूल साहब। आप दोनों को खुश आमदीद कहती हूँ। साद साहब, आपकी तरफ आना चाहिए पहले या मुझे हुकूमत की तरफ जाना? चले जी, बिल्कुल भी आज आपको, क्योंकि आपका कल का यस और नो का सवाल था जिसका जवाब मैंने यस में दिया था और आप भी बड़ी अम्यूज हुई थी और साथ साहब ने उसके ऊपर बड़े सवालात भी उठाए थे। अल्लाह ताला ऐसी खुशाइंद खबरें हमें देता रहे। खुशाइंद खबरें भाई, मैंने सबसे पहले यही तो मेरा सबसे पहले ऐसी खुशी खबरें देता रहे स्पीकर का इसमें किरदार। लेकिन आप ये देखें कि कल ही हमने इस पे बात की थी और कल ही मैंने आपको यस कहा था, जिस यस पे इनको बड़ी एक ये बेयकीनी की कैफियत थी और बड़े सवाल इन्होंने। चलें फिर आज भी एक बता दें कि जुडिशल कमीशन बना रहे हैं आप लोग, यस और नो, वो भी वो उन जजेस का जो कह रहे यस बनाएंगे आप लोग, जिस पे मुतमईन हो। जुडिशल कमीशन बनाने पे उन्होंने कहा यस और नो। मैंने कहा जो हामिद रजा साहब से कहना चाहता हूं कि वो प्लीज इस बात के टिकर चलाएं कि नून लीग कह रही है कि हम जुडिशल कमीशन बना रहे हैं। ये तो बहुत अच्छी बात है। नहीं, नो, नॉट एट ऑल। ना ये नून लीग कह रही है, ना ये नून लीग कह रही है, ना ये कह रही है कि हम बना रहे हैं। नो, यू सेड बनेगा या नहीं बनेगा। जिस तरह आपने कल मुझसे एक प्रेडिक्शन ली थी, आपने कहा आपका क्या ख्याल है? चले यही टिकट चला दें कि नून लीग का ख्याल है कि जुडिशल कमीशन बनेगा। चले जी, ये तो बहुत अच्छा हो गया। प्रेडिक्ट कर रही है कि जुडिशल कमीशन। अब दूसरा सवाल का जवाब भी तो दीजिएगा ना कि जो हामिद रजा साहब कह रहे हैं कि ऐसे जजेस पे मुश्तमिल होना चाहिए जिस पे सबको एतमाद हो। सो इस पे हुकूमत काम करे। देखिए, मैं तो समझती हूँ कि जुडिशरी का मकसद ही यही है। जुडिशरी पे वैसे ही जुडिशरी के हर जज पे सबको एतमाद होना चाहिए। ये तो पीटीआई ने एक नई रिवायत छेड़ दी है कुछ अरसा पहले से कि जी ये आपका जज है और ये हमारा जज है। सारी जिंदगी तो ऐसा कभी भी नहीं होता था, ना ऐसा होना चाहिए, ना पूरी दुनिया में जुडिशरी में ये ऐसा होता है। जुडिशरी की तैनाती के प्रोसेस को अगर क्वेश्चन करते करते आप हर जज को मुतनाज़ा बना देंगे तो जुडिशरी आगे कैसे, मुल्क का काम कैसे आगे चलेगा? ठीक है। साथ साथ मुझे एक बात बताएं कि सबसे पहले अली अमीन गंडापुर की 1-on-1 मुलाकात होती है इमरान खान से। अब यूजुअली हम यही रवायत बरकरार होते देख रहे हैं, इसकी क्या वजह है कि अली अमीन गंडापुर साहब पहले जाते हैं, मुलाकात करते हैं, फिर उसके बाद जो है बाकी अरकान जाते हैं? देखिए, सबसे पहले तो हमें इस बात का मैडम से माजरत करते हुए एतराफ़ करना चाहिए कि इसमें हुकूमत का उतना ही लेना देना है जितना कि अभी जुडिशल कमीशन की एक्सेप्टेंस के अंदर हुकूमत का लेना देना था। हुकूमत तो वो है जो कानून के मुताबिक जो जेल मैनुअल्स में 3 दफ़ा हफ्ते की मुलाकातें वो पिछले हफ्ते में करवा नहीं सकी थी। आज इतवार के दिन, जिस दिन जेल मैनुअल के अंदर कोई इस तरह की कैवियाट नहीं है, आप सैटरडे को, फ्राइडे को, थर्सडे को करवा सकते थे, जहां पे जेल मैनुअल्स में आपके पास, हुकूमत के पास इजाजत थी। आज इतवार के दिन जो अडयाला जेल के दरवाजे खुले और कुछ लोग चंद घंटों पे मुहित एक मुलाकात कर सके, इसमें हुकूमत का, मैडम इस वक्त जरा किसी हुकूमत के ओहदेदार से कहे ना कि अडयाला जेल का चक्कर लगा रहे तो उनको भी कहीं और से परमिशन लेनी पड़ेगी। जिसने मुलाकात करवाई है, जिनकी तरफ से, मेरा नहीं ख्याल कि हुकूमत का कोई ओहदेदार इमरान खान को मिलने अडयाला जाना चाहता है। का गेट ही नहीं खुलवा सकती। और मैं इनको क्लैरिफाई कर दूं कि अभी कुछ दिन पहले इनके और मेरे दोस्त बैरिस्टर अकील मलिक जो इस वक्त लॉ मिनिस्ट्री के एडवाइजर भी हैं, वो होकर आए हैं। लॉ मिनिस्टर ही हैं तकरीबन। नहीं, वो अडयाला होकर आए हैं। जी मैडम, मेरी गुजारिश है कि हफ्ता पिछला स्पीकर साहब की गैर मौजूदगी, नहीं, स्पीकर साहब कहते रहे कि मैं तो करवा नहीं सकता, मेरा तो काम सिर्फ ये है कि अपॉर्चुनिटी दूं, मैं कैसे मुलाकात कराऊंगा, ये तो हम करवा नहीं सकते। बाकियों ने कहा कि हम करवा नहीं सकते। इतवार के दिन
जिस दिन जेल मैनुअल्स में इजाजत नहीं है, उस दिन इमरान खान साहब से मुलाकात करवाने का शुक्रिया हमें हुकूमत को नहीं देना चाहिए, जिन्होंने करवाई है उनको शुक्रिया करना चाहिए। चलें, बहुत अच्छी बात है ये हम सियासी फिर उन्हीं से नोक-झोंक तो मुज़ाकरात भी कर लें। उन्हीं से चल रहे हैं मैडम, आपसे कौन मुज़ाकरात कर रहा है। और देखिए गुजारिश ये है कि बहुत अच्छी बात है मैडम ने जो बात की, हम तो इस पे बहुत अरसे से बात कर रहे हैं कि मुज़ाकरात करने का कोई सियासी पंच लाइन नहीं है मुज़ाकरात। खास तौर पे एक ऐसे मुल्क में, एक ऐसे वक्त में जहां पे सियासत के अंदर भी शिद्दत हो, हमारी आवाम के बयानिए के अंदर भी शिद्दत हो, हमारे रियासत के बयानिए के अंदर शिद्दत हो, हम एक दूसरे को एक ऐसी जगह पे ले आए हैं जहां पे सियासी इख्तलाफ को पर्सनल दुश्मनियों के अंदर तब्दील कर दिया गया। एक साइड कहती है कि हमारे पास लाशें मौजूद हैं, दूसरी साइड कहती हैं कि हमने गोली नहीं चलाई। इतने डाइवर्सिव इतनी डिवाइसिव सिचुएशन के अंदर जहां पे दो बंदे सफेद को सफेद मानने को तैयार नहीं है, काले को काले मानने को तैयार नहीं है, कह रहा है काला है, दूसरा कह रहा है सफेद है, इतने डिवाइसिव सिचुएशन के अंदर मुज़ाकरात पंच लाइन नहीं है। मुज़ाकरात का मकसद ये होना चाहिए कि उसमें से कोई पाकिस्तान की बेहतरी निकले। पाकिस्तान की बेहतरी तब निकलेगी जब सियासी इस्तेहकाम आएगा। सियासी इस्तेहकाम तब आएगा जब आवाम को थोड़ा सा करार आएगा कि वाकई चीज़ों को इंडिपेंडेंटली देखा गया। और क्या ही अच्छी बात हो कि इंडिपेंडेंट देखने के लिए कुछ ऐसे जज साहिबान जिन पे मैडम की गवर्नमेंट का भी एतबार हो और पीटीआई का भी एतबार हो, उनको बिठा के तो एक इन्वेस्टिगेशन करवा ली जाए। ये पहली दफ़ा नहीं है। माजी में भी मैडम ने हमें याद करवाया चंद प्रोग्राम पहले कि माजी में भी जुडिशल कमीशन बनाया गया था जस्टिस नासिरुल मुल्क साहब के वक्त पे 2013 के इलेक्शंस के ऊपर, जिसके अंदर सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि कोई प्लान्ड धांधली नहीं हुई थी, लेकिन एक जुडिशल कमीशन बना था जिस पे सबको एतबार था। वो जुडिशल कमीशन भी मैडम की गवर्नमेंट ने एक्चुअली नहीं बनाया था। उस जुडिशल कमीशन को भी बनाने का तरीका साहब ने खुद खत लिखा था। जी मैडम, मैं तारीख तारीख सिर्फ मैं बताता चलूं कि नवाज शरीफ साहब ने खत कैसे लिखा था। तारीख ये है कि इमरान खान साहब डी चौक से चलने को तैयार नहीं थे, नवाज शरीफ साहब जुडिशल कमीशन बनाने को तैयार नहीं थे। फिर हो गया APS पेशावर का दिलखरोश वाकया, जिसके बाद जनरल राहील शरीफ ने एक ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस के अंदर खुद एज आर्मी चीफ शमूलियत की। उस ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस के अंदर जो ना नवाज शरीफ साहब ने बुलाई, ना इमरान खान साहब ने बुलाई, जनरल राहील शरीफ ने उस वक्त बुलाई, उसके अंदर कुछ चीजों के ऊपर फैसला हुआ जिसमें नेशनल एक्शन प्लान भी था और सियासी इस्तेहकाम लाने के लिए उस APC के अंदर फैसला हुआ कि एक जुडिशल कमीशन बनाया जाएगा, जिसके उस वक्त प्राइम मिनिस्टर नवाज शरीफ साहब थे। तो फिर उनको कहा गया कि आप प्लीज मेहरबानी करके खत लिखें, और कहने के ऊपर वो खत लिखा गया क्योंकि उससे पहले मैडम अब बताएंगी मुझसे बेहतर कि 150 दिन के करीब धरना चल रहा था और नवाज शरीफ साहब ये खत लिखने को तैयार नहीं थे। जब आर्मी चीफ ने कहा तो फिर ये खत लिखा गया जहां पे बात हो रही है तो एतराज है, धरना ना करने दें तो एतराज है। बेचारे चलिए, इनके कप्तान ने इनको सिखाया ये कि कभी खुश नहीं होना, हर बात पे सिर्फ एतराज नहीं, ऐसी बात नहीं है। हमारे में जैसे आम अदना लोग जो है ना वो खुश हो जाते होते हैं, ये सिर्फ कप्तान की। आज आमना साहिबा ये भी कह रही है कि PMLN के इंसान भी थोड़े मुख्तलिफ है। भाई PMLN इंसान है ना, क्या करें? PMLN के इंसान तो हम इनकी तरह क्रिकेटर्स नहीं है ना, इनकी तरह प्लेयर्स नहीं है। इनकी लीडरशिप को तो देख ही चुके हैं हम, जिन्होंने जिंदगी में कोई नौकरी नहीं की सिवाय वजीर आजम बनने के या वजीर आला बनने के। उसके अलावा उनके रेज्यूमे पे एक नौकरी नहीं है। एक दिन वो सुबह उठ के काम पे नहीं गए। पहले दिन जिस दिन सुबह उठ के काम पे गए, जो वाकई कोई काम था जिसकी तनख्वाह मिलनी थी, वो वजीर आला का काम था। तो ये वाली बात तो काम कराने नहीं, माशाल्लाह 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 जी माशाल्लाह। आमना कंट्रोल्ड मीटिंग है कह रहे हैं तहरीक इंसाफ के रहनुमा, मुज़ाकराती कमेटी के रहनुमा। मैंने आपको अभी 2 मिनट पहले इसका जवाब दे दिया कि इन्होंने सीखा ही नहीं कभी खुश होना किसी चीज से। लेकिन कंट्रोल्ड मीटिंग से क्या मुराद है? मुझे बताए ना, कंट्रोल्ड मीट पे ना जाए, अगर लेट्स से कि वो फिर ना जाए मीटिंग, वो तो वो कह रहे हैं ना मजबूरी है, इशू ये है। नहीं ऐसे नहीं होता। मुझे बताया कि ये इनका इशू ये है, इन्होंने कहना है कि जी सिलेक्टेड फॉर्म 47 की हुकूमत असेंबली है, उस असेंबली का हिस्सा भी रहना है, उस असेंबली से तनख्वाह। सॉरी, सिलेक्टेड आपने कहा, सिलेक्टेड नहीं, मैंने इसीलिए सिलेक्टेड को फौरन चेंज कर दिया। मैंने कहा जी इनका मौकिफ ये है, हम तो आज भी कहते हैं कि सिलेक्टेड है। वो तो कहते हैं इंपोर्टेड हुकूमत है। चलो जी इंपोर्टेड कहें, वहीं से इंपोर्ट किए जिनके ये पैर पकड़ रहे हैं
کہ हमें रिहाई दिला दो, वहीं से इम्पोर्ट की है। सॉरी मैं इस पे थोड़ा सा वाजे करना चाहता हूँ। अब हो गया, कौन सी किससे इंपोर्ट की है जिसके पैर पकड़ रहे हैं, जरा बता दे, मुझे समझ नहीं आई, शायद सुनने वालों को भी समझ आपके नहीं आई। कप्तान के मुताबिक कि हुकूमत वहीं से इम्पोर्ट हुई है जहां के ये जिनके अब ये पैर पकड़ रहे हैं अपनी रिहाई के लिए। कौन किसके? इमरान खान साहब यही कह रहे हैं ना कि अमेरिका की वजह से ये इम्पोर्टेड हुकूमत है, अमेरिका के अब पैर पकड़ रहे हैं अपनी रिहाई के लिए। मैडम किसी और तारीख में रहती हैं और हकीकत में रहती हैं, और हम किसी और हकीकत में रहते हैं। इमरान खान साहब का जो लास्ट बयान मुझे अमेरिका के मुताबिक पता है, शायद मैडम ने आज की मीटिंग के अंदर कोई और बात हुई हो जो हमें नहीं पता, उनका लास्ट बयान ये था कि अमेरिका पाकिस्तान के अंदर डोनाल्ड ट्रंप वो जो सहूलतकारी इमरान खान साहब के बकौल जो सहूलतकारी बाइडेन की हुकूमत कर रही थी, वो डोनाल्ड ट्रंप की हुकूमत ना करें, हम पाकिस्तान के मसले खुद सॉल्व करेंगे। इसको आप पैर पकड़ना कह रही हैं? मैं इसको नहीं कह रही, लेकिन जो उनकी पार्टी इतने दिनों से ढोल बजा रही है इस बात के कि डोनाल्ड ट्रंप आएगा तो इमरान खान रिहा होगा, जुल्फी बुखारी साहब जाके डोनाल्ड ट्रंप की पूरी फैमिली से जुल्फी बुखारी साहब डोनाल्ड ट्रंप की पूरी फैमिली के डिफरेंट मेंबर्स से मिल रहे हैं, लॉबिंग फर्म्स काम कर रही हैं, जैसे इनका गॉडफादर जो है वो पावर में आ रहा है, उसी अमेरिका की जिससे हमारी हुकूमत इंपोर्ट हुई थी, उसी के पैर पकड़ के इन्होंने अपनी रिहाई करानी है। देखिए मैडम, चलो खैर हमें इसको देखिए, हम कप्तान ने नहीं आपको जवाब देने के हम थोड़ी सीरियस बात, मैडम की बातें तो अब क्या, हर बात का तो क्या बंदा जवाब दे, मैडम के हम जवाब देने की सकत भी नहीं रखते। गुजारिश इतनी सी है कि पाकिस्तान में सीरियस मैटर्स हैं, इनका सीरियस जवाब होना चाहिए। एक पार्टी का कहना यह है, मौकफ दुरुस्त हो गलत हो और बात, उनका कहना यह है कि पाकिस्तान के अंदर जब गवर्नमेंट चेंज की गई तो उसके अंदर बैरून मुल्क की कोई साजिश, हम साजिश का लफ्ज भी गुल कर देते हैं, लेट्स से नहीं, क्योंकि नेशनल ने बोला है, सॉरी हम क्योंकि नेशनल टेलीविजन पे बात हो रही है तो उसको थोड़ा सीरियसली करना चाहिए। किरदार था कि बैरून मुल्क पाकिस्तान से बाहर कुछ लोगों की उसके अंदर सालसी थी, उसकी मदद थी, उनकी मर्जी शामिल थी, और पाकिस्तान में हुकूमत चेंज हुई। ये बात इस वरना तो हम शायद नहीं मानते, लेकिन अगर कॉन्डोलीसा राइस ने अपनी किताब में नहीं लिखा होता कि हमने नवाज शरीफ साहब की हुकूमत लेके आए, और हिलरी क्लिंटन ने सेनेट की तकरीर में नहीं अपने कहा होता कि हमारी एक सेटलमेंट हुई थी जिसके अंदर हम 2013 की नवाज शरीफ साहब की हुकूमत लेके आए थे, ये हम तो नहीं कह रहे, उनके अपने सेक्रेटरी ऑफ स्टेट ने कहा, 2 सेक्रेटरी ऑफ स्टेट्स ने कहा। अब पाकिस्तान के अंदर सवाल यह हो रहा है कि क्या पाकिस्तान के फैसले पाकिस्तान के अंदर होंगे, या अभी भी बैरून मुल्क से पाकिस्तान के जो स्ट्रेटेजिक नेचर है, पाकिस्तान की एक स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस है, वो इंपॉर्टेंस सऊदी अरब के लिए भी है, यूएई के लिए भी है, अमेरिका के लिए भी है, सऊदी अरब के लिए जिनके बारे में एक और बयान इनके कप्तान दे चुके हैं, अगर मैं पूरी बात कि सऊदी अरब ने साजिश करके इमरान खान को हटाया है क्योंकि वो नंगे पांव चले थे मदीना में। अगर मैं पूरी बात कर सकूं, पाकिस्तान की एक स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस है इन सियासी, अब मैं कहना नहीं चाहता, ये बुशरा बीबी और उज़मा बुखारी और मरियम नवाज साहिबा टाइप बयान के, साहिबा जो बयान देती हैं वो इमरान खान की मर्जी के बगैर हो सकता है। जो मरियम औरंगजेब साहिबा और उज़मा बुखारी बयान देती हैं वो मरियम नवाज साहब के बगैर हो सकता है। भी बयानात तो सब लोगों ने इस तरह के अजीब अजीब दिए हुए हैं, लेकिन सीरियस बात क्या है? सीरियस बात यह है कि इसके अंदर कोई दो राय नहीं होनी चाहिए, पाकिस्तान की तारीख का हिस्सा है। जनरल मुशर्रफ अपनी किताब में इन द लाइन ऑफ फायर भी बात लिख चुके हैं कि पाकिस्तान की डोमेस्टिक पॉलिटिक्स के बहुत सारे फैसले इंटरनेशनल प्रेशर्स में किए गए पिछले 20 साल के अंदर, तो सर्टेनली किए गए। जनरल मुशर्रफ इसके बारे में अपनी किताब में कह चुके हैं, कॉन्डोलीसा राइस अपनी किताब में कह चुकी हैं, हिलरी क्लिंटन हाउस ऑफ सेनेट के फ्लोर पे कह चुकी हैं, और वो तकरीबन जितनी भी बातें थी उन सब के अंदर पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून को कोई स्पेस वापस दी गई। जनरल मुशर्रफ ने भी यही कहा अपनी किताब के अंदर, कॉन्डोलीसा राइस ने भी कहा, हिलरी क्लिंटन ने भी ये कहा। इमरान खान साहब का यह कहना है कि इसी ट्रैजेक्टरी को कंटिन्यू करते हुए एक जिसको वो रिजीम चेंज कहते हैं, जिसको हम वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस कहते हैं, वो किया गया। अब उनकी ये उम्मीद है कि जो नई अमेरिकन प्रेसिडेंसी है वो पाकिस्तान के अंदर इस तरह की मुदाखलत नहीं करेगी, और अगर ये मुदाखलत, उनका ये कहना है कि अगर ये मुदाखलत खत्म हो जाए तो क्योंकि पाकिस्तान की आवाम जो हमारे आइन, कानून और जमहूरियत में आईन पाकिस्तान के प्रियम्बल से शुरू करते हैं कि आवाम सरचश्मा ताकत है,
पाकिस्तान के अंदर, वो जब फैसला करेगी तो आवाम तो उनके साथ है ही नहीं। इमरान खान साहब का ये कहना है कि अगर बाहर की मुदाखलत खत्म हो जाए तो जो अवाम पाकिस्तान में फैसला करेगी उसके मुताबिक गवर्नेंस चलनी चाहिए, और उनको ये यकीन है कि अवाम उनके हक में फैसला मतलब इमरान करेगी। खान साहब की ठीक है। बात का साथ साहब ने समझाया है। मेरा ख्याल है कि इमरान खान साहब को खुद भी ये मतलब नहीं आता शायद। उनकी बात अच्छा का। चलिए, यकीनन। मैं चाह रही हूँ कि आज की जो पेशरफ्त हुई है उस पर भी कुछ बात कर आप लेते हैं। जैसे लॉयर्स उनके होते तो शायद वो अभी जेल से बाहर होते। इतनी मैडम, अच्छे तरीके से उनकी बात समझा दी जो उन्होंने चलो खुद भी ये नहीं हम सोची थी। प्रोग्राम के बाद साथ आपको कन्विंस करते हैं जरूर। कि ऑफिशियली कुछ ऐसी साथ शायद साथ खबर को हमारे convince सामने आ करने से जाए, क्या लेकिन होगा, वो सडियाला की किंग को कन्विंस करना पड़ेगा। इनका मानना ये भी तो जरूरी राजी है ना। नहीं मेरा ये तो मानना भी राजी। जरूरी है थोड़ा सा। ये मैं अपने कप्तान को रिहा कराने एक के बात लिए याद आ रही जो प्रोग्राम के मैं तो बगैर चाहता उन्होंने कही हूँ थी। जी मैं तो चाहता हूँ कि जैसे आप अपने अटॉर्नी जनरल साहब के लिए 2-3 अरब रुपए की अभी आपने एक इनॉग्रेशन करवाई है सड़क के लिए, जो कि एक ऐसे अटॉर्नी, वकीलों की बात हो रही है ना, एक ऐसे अटॉर्नी जनरल है जिनका आइन के अंदर रोल है कि वो सियासी नहीं होंगे। उनको अभी आपने कल शाम को पता नहीं झंग में या जहां पे भी उनका आबाई इलाका है वहां पे उनके नाम की प्लेक लगवा के हुकूमत पंजाब ने कुछ 2 अरब रुपए के करीब पैसे एलोकेट करके जो काम किए। अगर इस तरह के काम आप करना चाहती हैं तो मैं आपकी वकालत करने को तैयार हूँ। 2-2.5 अरब रुपया हमें भी दें, हम भी ये काम कर देंगे। जरूरत है आपको। आमिना ट्यूसडे को होने जा रही है फिर अब बैठक। जो क्या फिलहाल information? सुनने में नहीं अभी तो जो फिलहाल सुनने में आ रहा है वो तो यही है। लेट्स सी, आई कांट गिव यू अ ये स्पेसिफिक। तो कह रहे हैं कि हमें तो चाहिए इस दिन अहम पेशरफ्त क्या होने जा रहा है ट्यूसडे को। मेरी बात सुनिए मंगल के नम्रा, रोज क्या आप होगा? इतने मजे के सवाल पूछती हैं ना कभी कभार। कोर्स मेरा काम है। नहीं वो तो आपका काम तो है, पर आप कह रहे हैं कि ये तो कह रहे हैं, ये भी कह रहे हैं। पहले कहते थे मैं पाकिस्तान देखिए, तहरीक इंसाफ की पेशरफ्त बात के कर रही बारे हूँ। में ही पूछेंगे नहीं, ना, मैं क्या उसी होने पे जा कह रहा रही है? हूँ। पहले कहते थे कि हमारी मुलाकात नहीं करा रहे, उससे पहले की स्टोरी मैं कितनी दफा रिपीट करूं, कभी इस्टेब्लिशमेंट, कभी हुकूमत, कभी दोनों नहीं, कभी कुछ, कभी साइफर, कभी पाँव पकड़ने। सो इसलिए ये जो कहते थे ना, ये तो जुमला ही गलत है। हाँ। इनहेरेंटली गलत है। अच्छा। अब बात ये है कि मुलाकात भी हो रही है, ओके। तीसरी मीटिंग भी होने जा रही है, फिर भी ये अभी भी ये कह रहे हैं। तहरीक इंसाफ के जो मुतालबात हैं उस पे कुछ अहम पेशरफ्त सामने आ सकती है। मैं उसी पे आ रही हूँ ना कि आपके जो ये है ना, ये अभी भी ये कह रहे हैं कि 31 तो बहरहाल ये नहीं है। 31 जनवरी की डेडलाइन है। अब मुझे ये आप बताएं कि भाई किस बात की डेडलाइन है? कोई हमने तुम्हारा कर्ज देना है जिस कर्ज को वापस करने की डेडलाइन है। साहब आपकी क्या राय है इस पे? देखिए मेरा ख्याल है हुकूमत कि क्या करेगी मेरे ख्याल में अगली बैठक में? मेरा ख्याल, अब मुझे नहीं पता कि हुकूमत क्या करेगी, वो तो मैडम बेहतर बता सकती हैं। पेस्ट्री जरूर खिलाएंगे और कुछ करेंगे। लेकिन गुजारिश ये है कि पाकिस्तान की रेगुलरली सियासत के अंदर हार्ड डेडलाइंस नहीं देनी चाहिए, किसी को भी नहीं देनी चाहिए। थैंक यू वेरी मच। किसी को भी सियासत के अंदर हार्ड डेडलाइंस नहीं देनी चाहिए, और मेरे ख्याल में सियासत के अंदर बड़ी स्पेस होती है डेडलाइंस को मूव करने की, और डेडलाइंस अक्सर मूव वो भी भी हो when it जाती हैं। comes to इस the तरह के dialogue हालात में नम्रा, इस तरह के हालात में मैं एक चीज ऐड करूंगी, शायद साहब एग्री करें, इन मामलात में डेडलाइन देनी ही नहीं चाहिए। मतलब मुझे समझ नहीं आ रही कि मैं और आप बैठ के मसाइल का हल कर रहे हैं और मैं रोज आपको आके ये कहूं कि अच्छा भाई 10 दिन बाद की डेडलाइन है, अब जुमेरात की डेडलाइन है, अब जुमे की डेडलाइन, इसका क्या मकसद? सॉरी मैं इसमें थोड़ी बात अगर जी, पूरी कर please add सकूं, करें। मेरे ख्याल में सियासत के अंदर डेडलाइंस यूजुअली नहीं देनी चाहिए। लेकिन ये वाली बात मेरी कि सियासत में डेडलाइंस नहीं देनी चाहिए, इसका एक एजम्पशन पे इन्हिसार है। और एजम्पशन ये है कि सियासत में जब नेगोशिएशन होगी तो वो गुड फेथ होगी, दोनों लोग दोनों फरीकैन या तीनों जितने भी फरीकैन हों वो आवाम की बेहतरी के लिए जल्द अज जल्द मसाइल को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। Agreed, okay. लगता ये है जब भी कोई एक साइड डेडलाइन दे, जिसमें जैसे कि इस वक्त नवाज शरीफ इमरान खान साहब दे रहे हैं, माजी में नवाज शरीफ साहब ने भी दी जब वो मूवमेंट फॉर रेस्टोरेशन ऑफ वो एक जस्टिस की अच्छे काम की थी, जिस काम में जबान लड़खड़ा जाए उस बात को मूवमेंट ऑफ छोड़ देना रेस्टोरेशन ऑफ चाहिए। जस्टिस की थी, गुजरावाला ठीक की है। तकरीर हम सबको याद है, उसके अंदर इदारों के साथ जो आपने किया। जब डेडलाइंस यूजुअली उस वक्त दी जाती हैं जब एक फरीक को लगे कि दूसरा फरीक काम को लटका रहा है और हमारी बात पूरी नहीं करेगा, ये हमें अगले हफ्ते से अगले हफ्ते करता रहेगा और कभी इसको पाया तकमील तक नहीं पहुंचाएगा। मुझे लगता है कि इमरान खान साहब की डेडलाइन देने का मकसद ये है कि इसको किसी
फाइनाइट टाइम के अंदर पूरा किया जाए। अगर ये ख्वाजा आसिफ वरना हम साहब क्या कर देंगे? अगर ये ख्वाजा आसिफ साहब पे रही बात, तो आप वही जुल्म जो लोगों के ऊपर इस वक्त कर रहे हैं वो कंटिन्यू करते रहेंगे। लेकिन साथ ये साथ पीटीआई की बात हो रही है, ये इस बात के भी टिकट चलने चाहिए आज। इन्होंने कहा वही जुल्म जो कर रहे हैं उसको कंटिन्यू। मैंने पूछा वरना क्या कर देंगे अगर टाइम के अंदर मुज़ाकरात ना हुए? इन्होंने कहा वही सॉरी, बात को हम थोड़ा मिसअंडरस्टैंड कर गए। नहीं, मैंने आपसे ये सवाल पूछा है कि अगर आपके मुताबिक कि ये लिंगर ऑन हो रहा है, पहली बात लिंगर ऑन उस एक पार्टी की वजह से हो रहा है जो 2 मुलाकातों के बावजूद अपना चार्टर ऑफ डिमांड नहीं दे पाई। ठीक। पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2 कि ये डेडलाइन देने का मकसद मुझे एलैबोरेट साहब कर दें या पीटीआई का कोई और नुमाइंदा कर दे कि अगर 31 जनवरी तक मुज़ाकरात कामयाब ना हुए तो हम क्या कर देंगे? ठीक है जी सॉरी, चला देंगे, वो जो हमला कर देंगे। वो जो लोगों पे जुल्म वाली बात थी, वो मैंने ये कहा कि अगर ये कंटिन्यू करता रहा सिस्टम ऐसे ही और इसका कोई रेजोल्यूशन नहीं हुआ तो ये हुकूमत उसी तरह लोगों पे जुल्म करती रहेगी। मेरे ख्याल में डेडलाइन देने का मकसद ये है जो इमरान खान साहब, क्या मेरे ख्याल में क्या, ये बात तो तकरीबन वाज़ेह हो चुकी है। इमरान खान साहब की डेडलाइन के बाद से जो उनकी सिविल डिसोबीडियंस और उनकी फॉरेन रेमिटेंसेस वाली कॉल है, मेरा ख्याल है उसमें थोड़ी सी शिद्दत आएगी जो पाकिस्तान के लिए बेहतर नहीं। अच्छा हो कि हुकूमत वक्त किसी भी डेडलाइन को या दिए जाने से पहले या दी गई डेडलाइन से पहले कोई मुस्बत कार्रवाई करके इसको किसी रेजोल्यूशन पे पहुंचाएं इस मामले को। अगर ये बस इसी तरह लिंगर ऑन करता रहेगा जैसे कि नवंबर से अब तक फॉर एग्जांपल करता रहा, 26 नवंबर की रात से ये कहानी शुरू हुई थी, आज हम 12 जनवरी पे खड़े हैं, हुकूमत ने इसके ऊपर कोई मुस्बत कार्रवाई नहीं की। हुकूमत को चाहिए, दूसरी साइड तो अपोजिशन है ना, वो तो एक अनरीजनेबल पोजीशन, जब आप अपोजिशन थे आप भी एक अनरीजनेबल पोजीशन लेते थे। गुजरांवाला का जलसा याद है, मरियम नवाज साहिबा का गिलगित का जलसा याद है, अनरीजनेबल स्टांसेस भी ले लेती है। ऑपोजिशन का काम है हुकूमत पे प्रेशर डालना, हुकूमत का काम है टेंशंस को डिफ्यूज करना। ऑपोजिशन का काम हुकूमत पे प्रेशर डालना जरूर है, लेकिन ऑपोजिशन का काम मुल्क में आग लगाना नहीं। जी जी मैडम, आपने दुरुस्त फरमाया। मुल्क के बच्चों की ज़हन साजी नेगेटिव तरीके से करना उनका काम जी हरगिज़ मैडम, नहीं आपने है। दुरुस्त फरमाया। कौमी तनसीबात पे हमला करना हरगिज़ उनका अगर मैडम मैं बात पूरी कर सकूं आपकी इजाजत से, मैडम ने बिल्कुल दुरुस्त फरमाया। ऑपोजिशन का काम है कि वो हुकूमत पे अपनी डिमांड्स पे प्रेशर क्रिएट करे। जो भी ऑपोजिशन होती है वो बहुत दफा अनरीजनेबल बातों के ऊपर स्टांस ले लेती है और उस स्टांस का मकसद एक पॉलिटिकल डायलॉग होता है। अगर हुकूमत 26 नवंबर से अब तक जो पिछले 7 हफ्ते हैं, अगर हुकूमत ने किसी, आप मुझे बताइए कि इसके अंदर कौन सा मुस्बत काम हुआ पॉलिटिकल डिस्कोर्स को, पॉलिटिकल टेंशन को खत्म करने का। अगर ये 7 हफ्ते गुजर गए हैं तो मेरे ख्याल में इमरान खान साहब को और पीटीआई को लगता है कि मजीद 7 हफ्ते भी गुजर जाएंगे, फिर मजीद 7 हफ्ते गुजर जाएंगे, जब तक इस पे कोई हार्ड डेडलाइन नहीं रखी जाएगी। ये हुकूमत माजी में क्योंकि इन्होंने डेडलाइंस के बगैर काम नहीं किया तो शायद अब भी ना करें। ठीक है, चलें जी नाज़रीन, ये तो पाकिस्तानी सियासत है, पाकिस्तानी पॉलिटिकल एरिया में क्या होता है कुछ दिन के अंदर हमें पता चलेगा। लेकिन साथ ही आलमी सतह पर अगर देखा जाए, डोनाल्ड ट्रंप अपनी कुर्सी संभालने लगे, लेकिन कुर्सी संभालने से पहले ही उनके धुआंधार बयानात सामने आ रहे हैं और ये बयानात इस बात का इंदिया है, इस बात की तरफ इशारा करते हैं कि उनके प्लान्स क्या हैं पूरी दुनिया को लेकर। अब इसके नताइज पाकिस्तान के लिए क्या होंगे, इस पे बात होती है इस ब्रेक के बाद। स्टे विद अस। वेलकम बैक टू पब्लिक पल्स। नाज़रीन, नौमंतखब अमरीकी सदर 20 जनवरी को अपने ओहदे का हल्फ उठा लेंगे, मगर डोनाल्ड ट्रंप ने अपने हल्फ से पहले ही अपना रवैया बड़ा ही जारहाना अंदाज उनका है वो उन्होंने इख्तियार किया हुआ है। व्हाइट हाउस में वापसी से सिर्फ चंद हफ्ते पहले से ही अमेरिका के नौमंतखब सदर डोनाल्ड ट्रंप ने डेनमार्क के जेर कंट्रोल जजीरा यानी कि ग्रीनलैंड की अगर बात की जाए या फिर पनामा कैनाल की मलकियत हासिल करने के लिए फौजी मुदाखलत तक के इम्कानात के बारे में बात करते हुए बहुत से लोगों को बशमूल चीन को पूरी दुनिया को ही बल्कि बेचैन कर दिया। इस वक्त ट्रंप ने इन दोनों इलाकों को अमेरिका की इक्तिसादी सलामती के लिए इंतहाई अहम करार दिया है। सिर्फ यही नहीं बल्कि डोनाल्ड ट्रंप ने यह भी कहा कि वो कनाडा को अमेरिका में शामिल करने के लिए भी मौशी दबाव इस्तेमाल कर सकते हैं, उससे हिचकिचाएंगे नहीं। ट्रंप ने अपने बयान में यह भी कहा कि पनामा कैनाल हमारे मुल्क के लिए अहम है, इसका इंतजाम दरअसल चीन संभाले हुआ है जबकि हमने इसका कंट्रोल पनामा को दिया था। सो ये तमाम तर सूरत हाल है। अब देखते हैं कि इसका पाकिस्तान पे क्या असर है। साथ साथ अगर मैं आपसे पूछूं कि अमेरिका की खासतौर पर अगर चीन की बात की जाए, चीन से मुतालिक पॉलिसीज बड़ी वाज़ेह हैं। चीन से मुतालिक इन पॉलिसीज के साथ, क्योंकि चीन पाकिस्तान की तो नेबरिंग कंट्री भी है, फिर उसके साथ ही एक दोस्त मुल्क है, और फिर दूसरी तरफ अगर देखा जाए तो अमेरिका की भारत की तरफ झुकाव ज्यादा है चीन को लेकर। सो इस सूरत हाल में पाकिस्तान पे क्या असर पड़ने जा रहा है?
देखिए ट्रंप मैं की पॉलिसी को कंसिडर तो किया मेरी तो इसमें पॉइंट ऑफ व्यू माजरत शायद ये पाकिस्तान की स्टेट पॉलिसी के मुताबिक ना हो और मैं क्योंकि एक प्राइवेट सिटीजन हूं तो मैं पाकिस्तान की स्टेट पॉलिसी नहीं बयान कर रहा हूं जी। मैं अपना मौकफ एज अ लॉयर हु इज इन्वॉल्व्ड इन पब्लिक डिस्कोर्स थोड़ा सा बयान करना चाहता हूं। मेरे ख्याल में पाकिस्तान का अमेरिका के साथ कोई नेशनल अलायंस नहीं बनता और पाकिस्तान ने अपनी नेशनल सिक्योरिटी रिक्वायरमेंट्स या दीगर इकोनॉमिक वजूहात की वजह से जो अमेरिका के साथ एक ज़बरदस्ती अलायंस क्रिएट किया हुआ है वो अननेचुरल है। पाकिस्तान का अलायंस क्योंकि स्ट्रेटेजिक पार्टनर अमेरिका का इस खित्ते के अंदर इंडिया है, वो इंडिया जिसको अभी अफगान तालिबान ने भी अपना एक कहा कि जी ये हमारे लिए एक ज़रूरी पार्टनर है रीजन के अंदर, वो अमेरिका जो चीन के ख़िलाफ़ है, वो अमेरिका जो हमारे दूसरे हमसाए मुल्क ईरान के ख़िलाफ़ है, वो अमेरिका जिसकी पॉलिसी से हम फ़लस्तीन पे एग्री नहीं करते, वो अमेरिका जिसकी पॉलिसी पे से अगर आप पाकिस्तान के अंदर कोई भी पोल ले लें तो मेरा ख्याल है कि कोई बंदा भी अमेरिकन पॉलिसी यूक्रेन से एग्री नहीं करता, कोई बंदा भी अमेरिकन पॉलिसी ग्रीनलैंड से एग्री नहीं करता। अभी कनाडा के ऊपर हम अमेरिका के नेचुरल एलाय नहीं है। शायद 60s की दिहाई में होते थे जब एक बाइपोलर वर्ल्ड था और इंडिया रूस के साथ था तो हम उसके काउंटर वेट के अंदर अमेरिका के साथ थे, उस वक्त तो शायद एक सेंस क्रिएट होती थी। लेकिन जब से यूनिपोलर वर्ल्ड क्रिएट हुआ, जब से रूस का कोलैप्स हुआ 1989 की बर्लिन वॉल के कोलैप्स के बाद और एक यूनिपोलर वर्ल्ड इफेक्टिवली आया जो अब तकसीम हो रहा है मल्टीपल पोल्स के अंदर, उसमें भारत ने अमेरिका के साथ स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप कर ली और हमारी उनके साथ नेचुरल अलायंस नहीं बनती। पाकिस्तान की नेचुरल अलायंस बनती है चीन, अफगानिस्तान जो कि इस वक्त एंटी अमेरिका भी है, प्रो अमेरिका भी है, सिर्फ हमारी वजह से थोड़ी सी इंडिया से बात कर रहा है क्योंकि हम उनके ऊपर बमबारी कर रहे हैं किसी वजह से। हमारी नेचुरल अलायंस बनती है चीन, ईरान, टर्की, मलेशिया, ये जो नॉन अलाइंड ग्रुप है जो या चीन और रूस के साथ है या कम से कम अमेरिकन पॉलिसीज के अंदर फ्रंट लाइन स्टेट नहीं है। जब से इंडिया की स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप इस खित्ते के अंदर अमेरिका के साथ शुरू हुई है, पाकिस्तान को सिक्योरिटी के अंदर भी मार्जिनलाइज किया गया है, इकोनॉमिकली भी मार्जिनलाइज किया गया है। हाँ, एक लाइफलाइन चल रही है जिसको हमारी हुकूमत वेंटिलेटर कहती है या जो मर्जी कहती है, बेगर्स कांट बी चूजर्स कहती है, लेकिन किसी ना किसी वक्त हमें इस अलायंस से आहिस्ता आहिस्ता उनसे मामलात खराब किए बगैर, ऐसे लोग भी तो हैं, चीन को आप देख लीजिए, अमेरिका से उनकी कोई नेचुरल अलायंस नहीं है लेकिन एक बराबरी का ताल्लुक है, जो बराबरी इकोनॉमिक बराबरी भी है, डिप्लोमेटिक बराबरी भी है, एक बहुत बड़ी हद तक डिपेंडेंट है जरूर आज की बात। लेकिन मैं आपसे गुजारिश करना चाहता हूं कि 2040 का पाकिस्तान किधर होगा। हमारी जो लॉन्ग टर्म स्ट्रेटेजिक पॉलिसी, हमारा मसला ये ना कि सागदार साहब हमारे वजीर खारजा हैं जिन्होंने आज तक कभी कोई फॉरेन पॉलिसी डॉक्ट्रिन मेरा ख्याल है नहीं पढ़ा। फॉरेन आप पढ़िए ना डिप्लोमेसी की किताब, कोई भी आप हेनरी किसिंजर की पढ़ लें, आप बहुत सारी इसके अंदर बात हो सकती है। आप डिप्लोमेसी की कोई भी किताब पढ़ लें, पाकिस्तान को आज हम अमेरिका से सारे अपने वेंटिलेटर्स ऑफ नहीं कर सकते, ये बात दुरुस्त है, लेकिन पाकिस्तान को इस बात को तस्लीम करना चाहिए कि 2030 में, 35 में, 40 में आहिस्ता आहिस्ता जैसे दुनिया आगे बढ़ रही है और नई अलायंसेस फॉर्म हो रही हैं जिसमें हिंदुस्तान अमेरिका का पार्टनर है, जिसके अंदर चीन अमेरिका का फो है, उनका दोस्त नहीं है, इसके अंदर पाकिस्तान की अलायंस अमेरिकन कैंप में नहीं है। पाकिस्तान की लॉन्ग टर्म अलायंस चाइनीज कैंप में है। पाकिस्तान की लॉन्ग टर्म अलायंस ये हालात हमें थोड़े ईरान के साथ बेहतर करके कुछ तेल के ऊपर बात करनी चाहिए। सेंट्रल एशिया के रास्ते, हमें सेंट्रल एशिया अफगानिस्तान के रास्ते पहुंचना चाहिए। लेकिन अमेरिका साथ आपके पॉइंट को मैं अंडरस्टैंड कर गई, लेकिन अमेरिका चाइना को कमजोर करने की भी तो भरपूर कोशिश कर रहा है। तो फिर क्या बना? तो फिर उस सूरत हाल में क्या बना उसका जो चीन कमजोर हो गया? चीन इस वक्त 6G के ऊपर जा चुका है, 6th जनरेशन वॉर फाइटर्स उन्होंने बना लिए हैं। अमेरिका का $1 ट्रिलियन से ज्यादा का डेट है जो कि उसमें से 30% या 35% चीन होल्ड करता है। आप लॉन्ग टर्म स्ट्रैटेजी बनाते हैं। चीन ने ये स्ट्रैटेजी 70 की दिहाई में बनानी शुरू की जब किसिंजर पहली दफा अमेरिका गया, जुल्फकार अली भुट्टो साहब के थ्रू ये डील ट्रांजैक्ट हुई। पाकिस्तान को अपने लॉन्ग टर्म इंटरेस्ट
उन ममालिक के साथ रखने चाहिए जो माजी के दोस्त नहीं थे, उन ममालिक के साथ रखने चाहिए जो हमारे मुस्तकबिल के दोस्त होंगे, वो अमेरिकन कैंप नहीं है। ठीक है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ डोनाल्ड ट्रंप की कुर्सी संभालने के भरपूर तैयारी करके बैठी है, बल्कि बहुत अरसे से वेट कर रही है। हुकूमत क्या करेगी इस पे आमिना, पाकिस्तान के स्टेक्स को मद्देनजर रखते हुए? सियासत तो चले, इसे सियासत को तो यहाँ पे भूल जाना चाहिए। क्या पॉलिसीज होनी चाहिए, हमें क्या मसाइल ऐसे हैं जो अमेरिका के साथ देखने चाहिए कि ये हमारे मसाइल हैं, इनको इस तरह से हल करना है? देखिए नम्रा, जो समझदार स्टेट्स होती हैं ना, वो अपना ताल्लुक स्टेट से रखती हैं, ना कि किसी की जात से। जी। ये इमरान खान साहब की मैंने पाकिस्तानी सियासत को भी बड़ा नुकसान पहुंचाया। उन्होंने ये कल्चर जुडिशरी में भी शुरू कराया, उन्होंने ये कल्चर फॉरेन पॉलिसी में भी शुरू कराया। ख्वाजा आसिफ साहब के बारे में तो साद साहब ने बड़े खूबसूरत अल्फाज कहे, लेकिन मैं समझती हूँ कि जिस हद तक नुकसान पहुंचाया हमारी हर तरह की फॉरेन रिलेशंस हो या हमारे नेशनल रिलेशंस हो विद इन द कंट्री, उनको इमरान खान साहब ने, तो वो जो मैं वाला है ना किस्सा, जो जात वाला है, मेरा नहीं ख्याल कि पाकिस्तान की गवर्नमेंट, स्टेट ऑफ पाकिस्तान इस वक्त उसके ऊपर कोई वो है। अगर हमारे ताल्लुकात जो अमेरिका के साथ होंगे वो किसी एक शख्स की जात पे मुनहसर नहीं है, वो स्टेट ऑफ पाकिस्तान के ताल्लुकात है, स्टेट ऑफ अमेरिका का सदर है वो शख्स जिसकी मैं अभी बात कर रही हूँ, no, डोनाल्ड ट्रंप की अगर बात की जाए, अभी जो एनालिस्ट, सवाल प्लीज मुझे खत्म कर दीजिएगा। एनालिस्ट इस वक्त ये तज्जिया कर रहे हैं कि ये पहले वाले डोनाल्ड ट्रंप नहीं है जो पिछली बार थे, अभी वो मजीद जारहाना अंदाज के साथ, मजीद नए प्लान्स के साथ, मजीद नई पॉलिसीज के साथ आएंगे। सो इस सूरत हाल में आप क्या समझती हैं कि हमारी हुकूमत को, हमारे इदारों को मिलके क्या कोई पॉलिसी शिफ्ट लाना चाहिए पाकिस्तान के? सॉरी, मेरा एक सवाल भी ऐड कर लीजिए। हम जब, आपको याद होगा कि जब इतनी बड़ी पाकिस्तान में इतना बड़ा इवेंट हो रहा था, बेलारूस के सदर आए हुए थे, आपको याद है कि कितनी, तो मैंने मैडम से पूछा था कि हमारी बेलारूस की फॉरेन पॉलिसी क्या है, पाकिस्तान की क्या स्ट्रेटेजिक इंटरेस्ट है बेलारूस के साथ, जिसकी वजह से पूरा आपने आधा मुल्क बंद कर दिया। मैं मैडम से पूछना चाहता हूं, और मैडम अगर अभी नहीं बता सकती तो अगले हफ्ते के शो में अपने फॉरेन मिनिस्टर से पूछ के जरा 2 लाइनों में हमारी पॉलिसी, फॉरेन पॉलिसी डॉक्ट्रिन क्या है पाकिस्तान का, अमेरिका के साथ क्या है, फॉरेन पॉलिसी ऑब्जेक्टिव्स अमेरिका के साथ क्या है, जरा बता देना कि ये 4 ऑब्जेक्टिव्स हैं, चीन के साथ क्या है, ये 4 ऑब्जेक्टिव्स हैं, अफगानिस्तान के साथ क्या है, इस मुल्क की गवर्नेंस के अंदर। और अगर मैडम को अभी पता है तो अभी बता दें, मुझे तकरीबन यकीन है कि नहीं पता होगा, क्योंकि किसी को, मैडम का कसूर नहीं, किसी को भी हुकूमत में नहीं पता हमारा फॉरेन पॉलिसी डॉक्ट्रिन क्या है। मैं उस पर आ जाती हूँ। पहली बात यह है कि ऐसी कोई बात नहीं है किसी को हुकूमत, माई एरिया इज नॉट फॉरेन पॉलिसी, बट आई कैन डेफिनेटली चेक एंड गेट बैक टू हिम। मैं स्पेसिफिक साहब को भी नहीं पता था जब उनसे पूछा गया। एक सेकंड, वो तो स्पोक्सपर्सन है ना फेडरल गवर्नमेंट के, वी आर टॉकिंग अबाउट फेडरल गवर्नमेंट के स्पोक्सपर्सन है, उनको तो बता दें। मुझे क्लैरिफाई करने दें, मैं भी यही बता रही हूँ कि हमारे जो एलाइज हैं, जो स्ट्रेटेजिक एलाइज हैं, जिनके साथ हम बिजनेस कर रहे हैं, जिनके साथ हम काम कर रहे हैं, जिनके साथ हम अपॉर्चुनिटी एक्सप्लोर कर रहे हैं, उसके अंदर कोई डाउट नहीं है। लेकिन बिकॉज ही wants the specifics, तो specifics में इनको definitely I can share with him and I can share with everyone. That's not the point. The point here is कि जिसके ऊपर मैं आ रही थी कि जिस तरह का शोरो गुल पीटीआई ने मचाया हुआ है इस वक्त कि डोनाल्ड ट्रंप आएगा और इमरान खान के पास आके उनकी जो जेल के ताले हैं वो तोड़ेगा और उनको बाहर निकाल देगा। Exactly my point. तो जहां तक गवर्नमेंट की भी उसके ऊपर पॉलिसी की बात है, गवर्नमेंट स्टेट ऑफ अमेरिका के साथ जो उनके ताल्लुकात हैं, जो स्ट्रेटेजिक पॉलिसी है, उसको कंटिन्यू रखेगी अनलेस वहां से कोई इस तरह की चीज आती है। ऑब्वियसली अगर किसी किस्म का कोई प्रेशर, ये बात मैं पहले भी बहुत सारे शोज में कह चुकी हूं। सियासत के हवाले से सवाल नहीं पूछा था, नहीं, मैं पॉलिसी के हवाले से भी बात कर रही हूँ। फॉरेन पॉलिसी के हवाले से बताइएगा। मैं पॉलिसी के हवाले से कह रही हूँ कि जो हमारी स्ट्रेटेजिक बहुत सारी चीजों के अंदर एक वर्किंग पार्टनरशिप्स हम है डेवलप कर रहे हैं। अभी स्टारलिंक के साथ हम इंटरनेट के ऊपर जो है वो एक पार्टनरशिप डेवलप करना चाह रहे हैं। सो इस तरह की बहुत सारी चीजें वो एज इट इज चलेंगी अनलेस देयर इज समथिंग दैट कम्स फ्रॉम देम। सिर्फ इसलिए कि डोनाल्ड ट्रंप आ गया है गवर्नमेंट में, इसलिए हमारी फॉरेन पॉलिसी नहीं चेंज होने वाली। अगर ऑब्वियसली तिजारत की आप बात करिए और दरामदात पर 10% टैक्स की भी बात हो रही है, ये सब चीजें मैं आपको गुजारिश करता हूं जी प्लीज। मैं मैडम जितने अच्छे स्कूलों में तो नहीं पढ़ा, लेकिन मुझे भी थोड़ा मौका मिला अमेरिका में पढ़ने का। अमेरिका में एक दफा इंटरनेशनल लॉ, आप ज्यादा अच्छे स्कूल से, मैं अमेरिका में एक दफा इंटरनेशनल लॉ की क्लास में मुझे इंटरनेशनल लॉ के प्रोफेसर ने क्लास के अंदर बात करते हुए कहा कि अगर कोई मुल्क दूसरे मुल्क के बारे में, अमेरिका रूस के बारे में, रूस चीन के बारे में, चीन पाकिस्तान के बारे में, पाकिस्तान भारत के बारे में, भारत जापान के बारे में,
अगर अपनी पॉलिसी को 50 लफ्जों के अंदर पूरा नहीं बता सकता ना कि हमारी इस मुल्क के साथ ये स्ट्रेटेजिक पॉलिसी है, 50 लफ्जों का एक जुमला या दो जुमले, 25-25 लफ्जों के दो जुमले, अगर आप 50 लफ्जों में अपना फॉरेन पॉलिसी डॉक्ट्रिन नहीं बता सकते तो आपको वो समझ नहीं आई. I agree. If you don't, then you 100% don't understand agree it. with him. पाकिस्तान अपने किसी मुल्क के बारे में, मैडम से हमारा ओपन ये इनविटेशन है, हमें भी बताएं, हमारे तवस्सुक से बाकी अवाम को भी पता चलेगा, किसी मुल्क के बारे में हमारा फॉरेन पॉलिसी डॉक्ट्रिन क्या है, हमारा भारत का फॉरेन पॉलिसी बहुत डॉक्ट्रिन वाज़ेह क्या होना चाहिए, है. बिल्कुल. हमारा अफगानिस्तान, हमने अभी अफगानिस्तान के ऊपर बमबारी की, हर दूसरे दिन हम कहते हैं कि वो हमारे भाई हैं. हमारा अफगानिस्तान का फॉरेन पॉलिसी डॉक्ट्रिन क्या है, हमारा अमेरिका का फॉरेन पॉलिसी डॉक्ट्रिन क्या है. क्यों जब नवाज शरीफ साहब हुकूमत में आ रहे होते हैं तो आप लोग खप डाल देते हैं, मैंने इनका इनकी पार्टी, चैलेंज कबूल किया, मैंने इनका चैलेंज, एक जुमला से पूरा, एक मेरी एक बात पूरी कर ऐड लेने करने दे. दे फिर आप. मैंने इनका चैलेंज कबूल किया, ठीक है. बशर्ते कि ये उन्हीं 25-25 अल्फाज की लाइनों में मुझे ये बताएंगे कि इमरान खान की हुकूमत में वो तो foreign हुकूमत ही policy नहीं है ना है. इस वक्त. देखिए, it has to be वो both जो ways. गवर्नमेंट You है, cannot just say bad things about the government. सॉरी मैं गुजारिश कर रहा हूँ, मैं बता दूंगी, मैं हाजिर हूँ. गुजारिश क्या कर ये रहा हूँ, बता सकते हैं कि इमरान खान सॉरी मैडम, मैं इनके आपसे कप्तान की हुकूमत मैं आपसे में वादा 25 करता हूँ, अल्फाज में वो फॉरेन मैडम मैं पॉलिसी आपसे क्या वादा करता हूँ कि अगर इमरान खान साहब की हुकूमत होती या जब आ जाएगी, जो कि आप तुली हुई हैं कि वो जरूर आ नहीं जाएगी क्योंकि आएगी, लोग नहीं इतने मुतनफर हैं, फिक्र ना करें. तो जब आएगी तो हम उनसे भी यही आपके डिमांड कारण करेंगे. अर्जुन नहीं ठीक आएंगे. है. हम उनसे भी यही डिमांड करेंगे. हमारी एक बार फिर से हर करण वक्त अर्जुन आ की, गए. हमारी हर वक्त की गवर्नमेंट से, पीपल्स पार्टी की हो, मैडम की शानदार दिलों के वजीर आजम की गवर्नमेंट हो, या किसी धुतकारे हुए कैदी की हम गवर्नमेंट चैलेंज को कबूल हम करने को तैयार हैं, हर गवर्नमेंट लेकिन से, आप अपने मैम, सॉरी, कप्तान जुमला की भी, आप आप इजाजत अपने देंगी, कप्तान की मैं फॉरेन पॉलिसी यही भी बात कर रहा हूँ. बताइए. हम हर गवर्नमेंट जो भी हुकूमत वक्त है, हम वो किसी की भी हो, हम उससे पूछते रहेंगे, हमें पूछना चाहिए कि आपका फॉरेन पॉलिसी डॉक्ट्रिन क्या है. इस वक्त मैडम है तो हम मैडम से पूछ रहे हैं. ये इंतहाई अहम है और वाज़ेह होना चाहिए. नाज़रीन, हमारी गुफ्तगू जारी है, एक ब्रेक लेने लगे. ब्रेक के बाद जब हम वापस आएंगे, कल 190 मिलियन पाउंड केस का अहम फैसला मुतवक्की है, जो कि इससे पहले 2 बार मुअख्खर हुआ. कल क्या होने जा रहा है, इस पर बात होती है इस ब्रेक के बाद. वेलकम बैक टू पब्लिक पल्स. नाज़रीन, 190 मिलियन पाउंड केस का फैसला कल मुतवक्के है. इससे पहले ये 2 मरतबा मुअख्खर भी हो चुका. पेशावर में आज तहरीक इंसाफ के सेक्रेटरी इतलात, उनका ये कहना है कि अलकादर ट्रस्ट नैब का केस है. ऐसा केस तो तब बनता है जब जाती कोई फायदा किसी ने हासिल किया हो. उनका ये कहना था कि 1 साल में 35 गवाह पेश किए गए, मगर कुछ भी वो साबित नहीं कर सके. आज बानी पीटीआई से मुलाकात के बाद साहबजादा हामिद रजा का भी यही कहना था कि कल के फैसले से हमारे रवैये में भी आ सकती है. फिर उसके बाद फैसल वावड़ा, जिनकी प्रेडिक्शंस को बहुत अहम समझा जाता है, उनकी प्रेडिक्शन ये है कि कल सजा ही सुनाई जाएगी. साथ साथ सबसे पहले तो ये बताएं कि फैसल वावड़ा ने जो प्रेडिक्शन की है दुरुस्त है? फैसल वाडा साहब पे आप क्यों रुक रही हैं? उन्होंने सिर्फ ये प्रेडिक्शन नहीं की. गरीदा फारूकी साहब ने मेरा ख्याल है कहा है कि 10 साल की सजा होगी. हसन यूब साहब ने कहा है कि 10 साल की सजा होगी. मुनीर फारूक साहब ने, साहिबा भी ये कह रही हैं कि मुनीर 10 साल फारूक साहब ने कहा है. तो ये तो नविश्ता दीवार है. मतलब ये तो हम इसके ऊपर तो कल तकरीबन सजा होने जा रही है. ओहो, और किस वजह? वो एक बंदा था ना, वो मेले पे जाने से बहुत ज्यादा घबराता था. तो उसका ख्याल था कि जब वो जाएगा तो उसका कोई पर्स चुरा लेगा. उसको दोस्तों यारों ने 10-15 मेले मिस हो गए. वो उसको दोस्तों यारों ने एक दिन कहा कि यार तू हर साल नहीं जाता, इस साल मेले पे जरूर जाएंगे. वो गया तो उसका पर्स चोरी हो गया. अच्छा. वो बैठा हुआ था साइड पे बेंच के ऊपर. उसको लोगों ने कहा क्या हुआ? तो उन्हें आख्या कि लगता है मेला लाया ही मैनू लुटन ले गया. ओहो, इसमें क्या शक है कि मेला लगाया ही लूटने के लिए गया है? इसमें सजा नहीं देनी थी तो मुकदमा चला, फिर तोशाखाना 2 और 3 और 4 और 5 करने की क्या जरूरत थी अगर सजा नहीं देनी थी? सजा तो जो होनी तहरीक है. इंसाफ कह रही है कि सियासी केस है, आप भी यही समझते हैं? नहीं, मेरे तो आपको ख्याल यही- में नहीं. आप देखिए मैं क्यों ये समझता हूं. मैं तो आइन और कानून का तालिब इल्म हूं. मुझे पता है कि ना वो जो पैसे लंदन से आए ना वहां पे कोई कन्विक्शन हुई थी. यहां पे सुप्रीम कोर्ट के अकाउंट में रखे गए. सुप्रीम कोर्ट के अकाउंट के अंदर मजीद इंटरेस्ट जमा करवाया गया. तो मुझे तो पता है कि जो काम बगैर कन्विक्शन के सुप्रीम कोर्ट ने किया उसके अंदर जरूर कन्विक्शन होगी. आइन और कानून के मुताबिक जहां पे कोई कानून की खिलाफ वर्जी ना हो वहां पे जरूर कन्विक्शन होगी. मुझे यकीन है अपने इस कानून के ऊपर. और मैं बिल्कुल इसमें सियासी बात नहीं कर रहा, पीटीआई की बात नहीं कर रहा. मैं तो कानूनी बात कर रहा हूं कि क्योंकि एविडेंस है नहीं तो कन्विक्शन जरूर होगी. आमिना,
क्या होगा कल? देखिए नम्रा, एक तो पहली बात ये है कि कल तो डेफिनेटली सजा हो रही है और 10 साल से ज्यादा की सजा हो रही है। अच्छा 10 साल से ऑलरेडी बता दें देखो, आप वो जो बताएं, WhatsApp में आया। आप लोगों की ये प्रेडिक्शंस करने वाला, पेशेंट गोलियां करने वाला आपकी पार्टी का है। पढ़ देना थोड़ा सा लेकिन अब उसका आपने ऑपरेटिव पूछ पार्ट। लिया है तो मैं थोड़ा सा बैकग्राउंड वो फिर ब्रेकिंग न्यूज बन जाएगी ना। नहीं, मैं थोड़ा सा बैकग्राउंड भी बताना चाहूंगी। जब हम मलिक रियाज की बात कर रहे हैं ना, तो ये वही मलिक रियाज है जिसको इमरान खान साहब जिस वक्त जो जरदारी opposition साहब के में थे, बिजनेस पार्टनर है, जो अभी भी इमरान हैं, खान साहब जिस वक्त ऑपोजिशन में थे, जो तो उसको जरदारी साहब के अभी भी बिजनेस ठेकेदार- पार्टनर है। रियाज ठेकेदार कह के मुखातिब करते थे। और जब वो हुकूमत में आए तो उनसे जो उनकी कहते हैं कि दोस्तियां- हमजा नवाज मेरा बेटा है और मरियम नवाज मेरी बेटी है, ये वो मलिक रियाज साहब हैं। अगर साथ साथ में बर्दाश्त हो, शायद इनको पता है कि क्या आने वाला है, इसलिए वो अभी से आपके WhatsApp में पढ़ दें। घबराहट का शिकार है। अच्छा, बात यह है कि जब वो मलिक रियाज साहब के साथ इमरान खान साहब जब हुकूमत में आए तो उनकी कुर्बतें इतनी बढ़नी शुरू हुई कि कभी 5 कैरेट की हीरे की अंगूठी और कभी डिजाइनर बैग्स और कभी क्या क्या। अब इमरान खान साहब ये तो कहते हैं कि बुशरा बीबी जो है वो पब्लिक ऑफिस होल्डर नहीं थी, या इमरान खान साहब के हवारी ये तो कहते हैं कि जी वो इनोसेंट है और वो करप्ट नहीं है। मुझे ये बताएं कि कैसा शौहर है वो जिसके घर में करोड़ों अरबों के तहाइफ आ रहे थे, लेकिन उसको ये कभी सवाल पूछने को नहीं मिला कि ये सब कुछ कहाँ से आ रहा है। आप सफ्तर साहब की बात कर रहे हैं? जहां के तक मैं इमरान खान कैसा साहब की बात शौहर कर है रही कि हूँ, करोड़ों रुपए की जो गाड़ियां आ रही हैं, किसी को बुशरा पता नहीं कहां से बीबी आई की हैं। अंगूठियां और बैग अच्छा, और अच्छा, तोहफे मेरा जो मुझे वो लगा दे शायद रही थी। सफ्तर साहब की बात नहीं, कर रहे हैं। आपको गलत लगा, एज ऑलवेज। हाँ, माजरत। मुझे अच्छा, लगा जहां सफ्तर तक साहब की केस बात के कर रहे हैं। मेरिट्स की बात है ना, तो ये बड़ा एक सिंपल सा केस है, इसके अंदर कोई इतनी टेक्निकलिटी नहीं है। वो 50 मिलियन पाउंड जो हुकूमत पाकिस्तान के पास आने थे, स्टेट ऑफ पाकिस्तान के पास आने थे, वो चले गए सुप्रीम कोर्ट के अकाउंट में। अब आप मुझे ये बताएं, इन्होंने बड़ी कन्वीनियंटली कहा कि जी सुप्रीम कोर्ट के पास वो पैसे चले गए, तो सुप्रीम कोर्ट इन्होंने जैसे ये इम्प्लाई करने की कोशिश की कि सुप्रीम कोर्ट और स्टेट ऑफ पाकिस्तान एक ही है, जबकि बिल्कुल एक नहीं है। और जो डिफरेंस अब तो ताबे कर दिया आपने। और जो इसमें टेक्निकल डिफरेंस है ना, स्पेसिफिकली इस केस में जो पैसे मलिक रियाज ने सुप्रीम कोर्ट को पे करने थे वो उसकी एक लायबिलिटी थी। ठीक है। और वो पैसे जो स्टेट ऑफ पाकिस्तान को आने थे एक क्रिमिनल एजेंसी की इन्वेस्टिगेशन के उसके ऊपर, वो पैसे स्टेट ऑफ पाकिस्तान के अंदर आने के बजाय आपने वो पैसे यूटिलाइज कर लिए मलिक रियाज का एक डेट पे करने के लिए। तो आपने बेसिकली टेक्निकली वो पैसे वापस मलिक रियाज की गोद में दे दिए। और आप ये कहते हैं कि इमरान खान को पता नहीं था, इमरान खान इसमें पार्टी नहीं था। मुझे 2 सवालों का जवाब देते हैं। अगर इमरान खान को पता नहीं था और वो इसमें पार्टी नहीं था, तो उसने वो एनवेलप खोलने से क्यों इनकार किया, और उसने ये क्यों कहा कि ये जो डिटेल्स हैं ये शेयर नहीं होंगी किसी के साथ, और उसको लेके रख लिया। दूसरी बात, जहां तक एक्सचेंज ऑफ फेवर्स की बात है, तो मुझे ये बता दें कि अलकादिर ट्रस्ट बना दिया, बुशरा बीबी को उसका ट्रस्टी बना दिया। बुशरा बीबी की क्या क्रेडेंशियल्स हैं, क्या क्वालिफिकेशंस हैं, किस बेसिस के ऊपर उनको उस ट्रस्ट का ट्रस्टी बना दिया, उसका नाम अलकादिर क्यों रखा? अगर बैरिया टाउन का वो प्रोजेक्ट था और बैरिया टाउन का फलाई प्रोजेक्ट था, तो फिर तो उसका नाम बैरिया टाउन होना चाहिए जल्दी था। से वक्त की किल्लत है, वक्त की किल्लत है, वक्त की किल्लत है, वक्त की किल्लत है। लास्ट आपने पढ़ाई की है, बड़ी अच्छी बात है। मेरी आखिरी लाइन सुन लें, उसके बाद उसका जवाब। मुझे उस प्रॉपर्टी का भी जवाब दे दें जो 3600 मिलियन की प्रॉपर्टी 600 मिलियन में बैरिया एनक्लेव इस्लामाबाद के अंदर फरा गोगी को ट्रांसफर की गई जुलाई 2021 में। प्लीज उसका भी जवाब दे दें कि कौन सी मैडम, गुजारिश ठीक है साहब साहब, आपका पॉइंट। पाकिस्तान में किसी को दुख नहीं होगा अगर मलिक रियाज साहब के खिलाफ कोई फैसला जाए। हमारा तो पाकिस्तान सॉरी गुजारिश हसन नवाज साहब ने मलिक रियाज से कमेंट ले लेते हैं। हमने आपकी बात हमने बहुत सुकून से सुनी। मलिक रियाज साहब के खिलाफ फैसला दें, फौरन दें, अंदर करें। बाकी जो मुल्क के उन्होंने पैसे चुराए हैं वो भी उनसे वापस लें। किसी को दुख नहीं है पाकिस्तान में कि मलिक रियाज साहब के खिलाफ फैसला आ जाए। हम तो दुआ करते हैं कि जल्दी से आए, ये हिम्मत पकड़े, मलिक रियाज साहब के खिलाफ फैसला ठीक हो गया। इस केस के अंदर अगर सुप्रीम कोर्ट ने ये काम गलत किया था, प्राइम मिनिस्टर साहब ने तो जो किया सो किया, सुप्रीम कोर्ट ने गलत किया था, मेहरबानी करके उन सुप्रीम कोर्ट के जजेस को इसके अंदर कन्विक्ट करें ना, इस मुकदमे के अंदर। ठीक है, 20 आपने उनको ना एक्यूज किया, ना कोई और काम किया। दूसरी बात यह है कि जिनके वो असल में बिजनेस पार्टनर है मलिक रियाज साहब, आप सारा बहरिया टाउन कराची, सारा बहरिया टाउन कराची जिसके ऊपर इस सुप्रीम कोर्ट का अपना फैसला है, आप मेहरबानी करके उनको तो अपने सदर बनाया हुआ है। ठीक, मेहरबानी करके कहां पूरा करें। ओके जी नाज़रीन, आज के प्रोग्राम से इतना ही गुफ्तगू आपने नहीं। इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होती है अगले हफ्ते। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।